वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस नील सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, सूर्य स्कूल रेवाड़ी। आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे एक्सेस डिमांड। उस दिन मैंने आपको डेफिशिएंट डिमांड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया था, क्या कॉजेज़ होती हैं। सीआरआर एसएलआर को हम लोग जब घटा देते हैं तो डेफिशिएंट डिमांड बढ़ जाती है, लोग इकोनॉमी में ज़्यादा परचेज़ करने लग जाते हैं, जो अभी हमारे देश में सिचुएशन चल रही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप का। उस दिन मैंने आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक बताया था। सारा खेल वैसे तो फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है, तो हम लोग यहाँ से दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड, ये बढ़ के यहाँ पर Q से Q1 हो जाएगा, E से E1 हो जाएगा, यहाँ हम दे देते हैं S। तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए, तो कुछ पॉइंट के लिए आपको लग रहा होगा फुल एम्प्लॉयमेंट, बड़े फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अंडर से हम लोग फुल पे चले जाएंगे तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। अब डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट का पता कैसे लगाएं? देखिए, ये डिमांड एक्सटेंड करके बनाई हुई है। ओरिजिनल डिमांड को चेक करिए, दिस इज़ ओरिजिनल डिमांड, दिस इज़ ओरिजिनल सप्लाई। तो ये जो एरिया है वो है डिफ्लेशनरी गैप का। दिस इज द केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज AD/AS, वो एक्स एक्सेस आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ओरिजिनल डिमांड को चेक करना है और ओरिजिनल सप्लाई से, ये तो हमने एक्सटेंड करके बनाई है AD-, ये ध्यान रखना। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक्सेस डिमांड का है। और एक्सेस डिमांड में समझने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने 3 यहाँ पर बनाए हैं, X और Y। तो डिमांड देखो यहाँ पर सप्लाई से ज़्यादा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या होती है, कम होती है या इक्वल होती है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ देखिए, आप डिमांड ज़्यादा है, ओरिजिनल डिमांड को चेक करें आप, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। तो इतना एरिया हमारे लिए क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का। तरीका दूसरा भी है बनाने का इसको। देखिएगा, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पर कुछ पॉइंट के लिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस इज X, दिस इज O, दिस इज Y। ये पूरा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नई डिमांड बना रहे हैं, इसको हम लोग 1 दे देते हैं नाम। अब यहाँ से देखो, ये तरीका दूसरा है आपकी किताब के अकॉर्डिंग। ये ओरिजिनल डिमांड है, देखिए आप एक बार, या बढ़ी हुई डिमांड है, बढ़ी हुई डिमांड है। ये एग्रीगेट सप्लाई है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास, पहला तो हमारे पास है एग्रीगेट सप्लाई और दूसरा क्या हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट अभी तक किस पे आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। दिस इज़ द AD=S। अब हमारी जो प्लानिंग हमने कहाँ तक करी थी, AD- तक। तो वहाँ पर देखो, ओरिजिनल नहीं देखनी है इस बार, क्या करना है इसमें, ये प्लान्ड है। तो यहाँ पर इतना जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सेस डिमांड का। पता लग रहा है ना? देखो, सप्लाई का एरिया ये है, डिमांड का एरिया, डायग्राम लाइन ये नज़र आ रही है। तो डिमांड ज़्यादा है किससे, सप्लाई से। दैट इज़ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन। तो दोनों तरीके से आप कोई सा भी अडॉप्ट कर लें, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ तक तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये होगा ओवरफुल। इसको मैं बताता हूँ अभी, ध्यान से, आपको ध्यान से देखिएगा आप। मतलब हम Q से ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है? अगर हमें एक्सेस डिमांड को ख़त्म करना है तो हमको E से S पे आना पड़ेगा। वापस समझने की कोशिश करिएगा। Q हमारे पास अभी आपको क्या लग रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हम एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है हमें। सारा खेल फुल एम्प्लॉयमेंट का ही होता है, जहाँ AD/AS के इक्वल होती है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट ये है, एक्सेस डिमांड वही चीज़ होती है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। AD में से S लेस करते हैं। AD का एरिया बताइए पहले क्या है, ध्यान रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही जाना है। फिर से बता रहा हूँ, ये ओवरफुल है, यहाँ पर फुल है। अब हम इस डिमांड को कम कर देंगे तो हम ओवरफुल से फुल पे आ जाएंगे, ठीक है? ये कुछ पॉइंट के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट है। जब हम एक्सेस डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, Q से ज़्यादा हम जा नहीं सकते,
तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ए डी इक्वल टू एस। पर हम डिमांड अगर कम कर दें, ई से वापस हम एस पे आ जाएँ, तो ये ओवरफुल हो जाएगा, ये हो जाएगा फुल। ध्यान रखना है चीज़ का। मतलब हमारी कैपेसिटी 100 मोटरसाइकिल्स की है और सप्लाई भी 100 मोटरसाइकिल्स की हमने कर ली, डिमांड भी हमने 100 मोटरसाइकिल की हो गई। तो मान लीजिए कुछ पॉइंट पे क्या हो गया, हमने डिमांड और सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम वो किस पे आएगा, मान लीजिए 80 पे इक्वल आएगा। किस पे आएगा, 80 पे। फुल एम्प्लॉयमेंट 80 पे होएगा। 100 से ज़्यादा हम बना नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे देखिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, आर ऊपर बना हुआ है और सप्लाई कम है। तो क्या करें इसको सेटल करने के लिए, ऑब्वियसली बात है इसको कम कर देंगे इक्विलिब्रियम लाने के लिए। तो ये बन जाएगा ओवरफुल और ये बन जाएगा फुल। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ए डी का एरिया बताइए क्या होगा। ए डी का एरिया होगा अपने पास आर टी, ए एस का एरिया होगा हमारे पास एस टी। हम लोग क्या करेंगे, टी टी से कैंसिल कर देंगे, आर एस ही तो एक्सेस डिमांड का एरिया है, ये ध्यान में रखना। तो एक्सेस डिमांड की कॉजेज़ क्या हैं, सिंपल सी बात है, सी आर आर घटा दिया, एस एल आर घटा दिया। तो डेफिशिएंट डिमांड अगर चल रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मान लो आपने सी आर आर घटा दिया, लोग ज़्यादा परचेस करने लग रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है, गवर्नमेंट लोन ज़्यादा दे रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट कर रही है, ये इसकी कॉजेज़ होंगी। उसके बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग मतलब जो लॉस है हमारी कंट्री के अंदर उसको फाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, एक्सेस डिमांड की कॉज होंगी, जिसमें खर्चे हो रहे हैं। मतलब कुल मिला के फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया, फ्लेक्सिबल कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में डिमांड तो बढ़ेगी। दिमाग लगाओ थोड़ा भी, मान लीजिए आपने अभी जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश के अंदर, वहाँ पर सी आर आर घटा हुआ है, रेपो रेट घटा हुआ है, बताया था ना मैंने आपको। तो एस एल आर घटा हुआ है, तो उस रिड्यूस हुआ है, जब एस एल आर रिड्यूस हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब ज़्यादा गोल्ड नहीं रखना कमर्शियल बैंक को। रिजर्व किसके पास रहेगा ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल बैंक के पास। आर बी आई विल प्रिंट मोर नोट्स। तो अगर नोट्स ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लो नोट ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ज़्यादा हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड तो बढ़ेगी। और कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम क्यों है, क्योंकि भाई सी आर आर बढ़ गए, एस एल आर बढ़ गए। रिवर्स करना है, बस एक चीज़ समझ लीजिए, उसको रिवर्स करेंगे। अगर आपने डेफिशिएंट समझ लिया तो एक्सेस कर लीजिएगा उसका, बट डायग्राम में गलती मत करिएगा। दोनों तरीके से डायग्राम बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। दोनों कॉन्सेप्ट से ही डायग्राम बन सकता है, तरीके दोनों के सेम है, बट ध्यान से करना है कि हम लोगों को किस तरीके से इसको मैनेज करना है। आप डायग्राम दोनों देख लें, इस तरीके से बनेगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, जिससे आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर आपको। देखिए एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट फिर से मैं समझा रहा हूँ। एक्सेस डिमांड वही कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूँ, हमारे लिए कुछ पॉइंट के लिए ये आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लग रहा होगा, बट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बहुत अच्छी बात है, एडीएस के इक्वल आ गई। बट हमें डिमांड बढ़ानी नहीं है इकोनॉमी में। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्राइजेस भी बढ़ेंगी धीरे धीरे। अभी सी आर आर एस एल आर रिड्यूस कर दिया ना इकोनॉमी में, कोरोना की वजह से, पैंडेमिक की वजह से, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सारी रेट्स बढ़ा दी। देखिए वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा, डायग्राम तो देखिए ना, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए डिमांड बढ़ गई, बढ़ ही रही है धीरे धीरे, देखा होगा प्राइजेस भी बढ़ने लग गई, क्योंकि ये कैपेसिटी से ज़्यादा। हम जैसे मान लीजिए आप शॉपकीपर पास जाते हैं, बोले 10 बिस्किट्स दे दीजिए या 5 आप चॉकलेट्स ले रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। कैपेसिटी से ज़्यादा हम काम कर ही नहीं सकते। तो जब कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर नहीं सकते तो उस कंडीशन में हमारी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट होता है एग्रीगेट सप्लाई, एक पॉइंट पर परफेक्टली लास्ट एक बार कराया था। एक्सेस सप्लाई की वजह से, कैपेसिटी की वजह से, कैपेसिटी की वजह से। हमारी कैपेसिटी कहाँ तक है, क्यू तक है। तो प्राइस बढ़ना भी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगी, लोग ज़्यादा परचेस करेंगे क्योंकि उनको पता है लोन सस्ते में मिल रहा है। तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्लियर। तो देखिए आइए इसको हम करते हैं सॉल्व, कि भाई किस तरीके से इसके बेसिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है और इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट। पहला कॉन्सिक्वेंस सिंपल है, हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है, हम देख लेते हैं। दोनों तरीके से आप देख सकते हैं।
तो दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज़ एग्रीगेट डिमांड, दिस इज़ ई, दिस इज़ क्यू। अब हम लोग इसको प्लानिंग करके थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। दिस इज़ एग्रीगेट। डायग्राम बिल्कुल सही बनना चाहिए। ए डी डैश कर देता हूँ मैं यहाँ। दिस इज़ 45 डिग्री एंगल। उसके बाद हमारे पास ए डी स्लैश ए एस, यहाँ पर हमारे पास ओ एक्स है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास आउटपुट। ये मेन खेल है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट है ई, अभी ये ओरिजिनल डिमांड है, हमने प्लानिंग यहाँ तक की कर ली। तो ये देखिए डिमांड ज़्यादा है, ये डिमांड का ही दिख रहा होगा आपको। सप्लाई का देखिए, ये सप्लाई है। दिस इज़ द एरिया ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है जो एडीएस से ज़्यादा होती है। और दूसरे डायग्राम में भी देखें तो आप, दिस एस, दिस एडी। अब डिमांड को कम कर देते हैं, एडी डैश। तो यहाँ पर हमारे पास नया बन जाएगा क्यू ई। ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा आर एस और टी। हमें जाना है ई से एस पे, ध्यान रखना है चीज़ का। हमें जाना है ई से एस पे। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अब देखें यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप क्या बनेगा, बताइए। ई से एस पे जाना है, इन्फ्लेशनरी गैप, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। तो देखिए कहाँ पर हो रही है, ये रहा, दिस इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। दिख रहा है आपको, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर ही देखिए डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो दिस इज़ द केस ऑफ एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। मतलब हम क्यू से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो ये बन जाएगा ओवरफुल, और वापस हम किस पे आ जाएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। क्योंकि प्राइजेस बढ़ रही थी। हमारी कैपेसिटी 100 मोटरसाइकिल की, मान लो डिमांड और ज़्यादा हो गई, 200 मोटरसाइकिल्स की हो गई, तो हम बना ही नहीं सकते, हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बना ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, डिमांड को कम करने की कोशिश करेंगे। तो एडी से हम किस पे जा रहे हैं, एडी डैश पे। तो ध्यान से देखिएगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो गया, और हमको किस पे जाना है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो दिस इज़ द बेसिक केस। ई से हम किस पे आ जाएंगे, एस पे। दिस इज़ द बेसिक केस। क्योंकि जब तक यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं तब तक ये बात बनेगी नहीं। क्लियर है। अभी ध्यान से देखिए, अभी देखो, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम डेफिशिएंट डिमांड को भी ठीक करें तो देखिए, डेफिशिएंट डिमांड को भी हम ठीक करते हैं। तो मैं डायग्राम यहीं बना देता हूँ आपका। ये तो एक्सेस डिमांड को हमने सही किया है, ई से हम एस पे आ गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला डायग्राम बनेगा। ये देखिए, ई और एक क्यू, दिस इज़ ए एस, दिस इज़ ए डी। ये डायग्राम का ही खेल है सारा। हम डिमांड बढ़ा देते हैं, तो यहाँ हम देते थे E1 S, पॉइंट ध्यान रखना साहब, और Q1 दे देते हैं। अब हमें किस पे जाना है, E से E1 पे। यहाँ से किस में जाना था, E से S पे। ये ध्यान में रखना बस। तो अब देखिए, सप्लाई ज़्यादा है, इस लाइन को देखिए, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। यहाँ देखिएगा, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। अब ई से हम किस पे चले गए, E1 पे चले। क्या रीज़न होंगे, ऑब्वियसली बात है, CRR घटा दिया, SLR घटा दिया, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर दिया, डेफिसिट फाइनेंस हुए, पब्लिक से लेना कम कर दिया, पब्लिक से रिकवरी कम कर दी, ठीक है, जैसे जनधन योजना, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। तो ई से E1 पे चले गए, तो इतना एरिया क्या हो जाएगा हमारे लिए, डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड। ये डायग्राम बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अंडर हो जाएगा हमारे लिए, दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। कई बार बता दिया है, ADS के यहाँ भी इक्वल है, ADS यहाँ भी इक्वल है, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या रिसोर्सेज ले लीजिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना। यहाँ आ जाएगा हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ही खेल है सारा। हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं बना सकते। मान लो 200 की मोटरसाइकिल की डिमांड हो गई तो प्राइस और बढ़ेंगी। हमारा आउटपुट कहाँ तक जा सकता है, सिर्फ क्यू तक।
ये तो आप बहुत इजी है कंपेरेटिव, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, और ये भी इजी है बट थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, सोते हुए नहीं पढ़ना है इसको, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। देखिए डायग्राम का खेल है सारा, ए डी डैश, इसको डबल डैश दे दीजिए आप, तो ई से हम एस पे आ जाएंगे। ओवर फुल ये रहा, दिख रहा है आपको, और ये फुल हो गया, तो ई से हमको एस पे आना है, यहाँ से ई से E1 पे जाना है। चलिए आइए मैं करता हूँ आगे कॉन्सिक्वेंस समझाता हूँ आपको। डायग्राम ध्यान रख लीजिएगा, डायग्राम मेन है, ये डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। E और Q 45 डिग्री एंगल पे बन गया हमारे लिए, AD/AS, दिस इज आउटपुट। अब हम क्या करना है, ये देखिए, दिस इज AS, ये AD डबल डैश दे देते हैं हम। देखिएगा डायग्राम बनाना सिंपल है, AD डैश ऊपर है, AS नीचे है, प्लानिंग है, ये प्लान्ड है सारा, ध्यान रखना चीज़ का। दिस इज़ प्लान्ड और दिस इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, तो हमको इस पे आना है वापस से। सारा खेल फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है, या AD किसके इक्वल होता है, AS के। अनडाउटेडली यहाँ भी है, बट मैंने अभी बताया था आपको कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दूसरे डायग्राम के बेसिस पे चलेंगे तो इस तरीके से बनेगा वो, दोनों ही बता रहा हूँ, आप दोनों से ही कर सकते हैं, आपकी विश है, आपकी चॉइस, आप कौन सा डायग्राम फॉलो करते हैं। AD डबल डैश, हम Q से Q1 पे आ गए, दिस इज़ ओवरफुल और दिस इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारी एग्रीगेट सप्लाई हो गई। तो दिस इज़ RS और Q1, दिस इज़ द एरिया ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशनरी गैप याद करने का तरीका सिर्फ यही है, इन्फ्लेशनरी गैप वही चीज़ होती है जहाँ डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो ओवरफुल से हम किस पे आएंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यहाँ भी ADS के इक्वल हो जाए। क्लियर है, दिख रहा है आपको। चलिए पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा इसका, फर्स्ट हानिकारक प्रभाव आएगा इसका इन्फ्लेशनरी गैप कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ती रही, देखो आप, आउटपुट का खेल है, हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप प्रूव करें, देखिए ये इन्फ्लेशनरी गैप है हमारे पास, यहाँ डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दे सप्लाई है। करते हैं सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे। AD माइनस AS, देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप कहाँ है, पता ही नहीं है अभी तो, हमें देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है बट मैं आपको और हाईलाइटेड करके बता रहा हूँ। AD का एरिया देखिए आप, RQ1 माइनस AS का एरिया देखिए आप, SQ1, देखते हैं सही है या गलत है। Q1 से कैंसिल, क्या बच गया, RS इज़ द इन्फ्लेशनरी गैप। देखो RS ही था, इन्फ्लेशनरी गैप, दिस इज एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप दोनों एक सेम ही बात है। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब E से किस पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा, S पर, सारा खेल यहाँ है, इज़ एलिमिनेटेड। अगर हमें सही करनी है तो, ठीक है, अगर सही नहीं करनी है तो एलिमिनेटेड हटा दिए, आपको पता लग जाएगा ये इन्फ्लेशनरी गैप है जहाँ डिमांड कंपैरेटिवली सप्लाई से ज़्यादा होती है। डिफ्लेशनरी गैप वो होता है जहाँ सप्लाई या डिमांड कम होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। तो पहला कॉन्सिक्वेंस समझ में आ गया होगा आपको, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। इन्फ्लेशन पता ही होगा आपको, रेट बढ़ती हैं चीज़ों की, कीमतें बढ़ जाएंगी। क्लियर है, समझ में आया। दूसरा है स्टैटिक GDP। अब ये GDP आपको पता ही है क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर का जो प्लस हो जाता है प्रोडक्शन साल के एंड में, उसको हम GDP कहते हैं, स्टैटिक GDP। आइए देखते हैं। देखिए डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है, मैं बताता हूँ आपको। इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज़ हायर देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, ये रहा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है।
यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है बट वो ओवरफुल है। तो ओवरफुल की बात नहीं करनी है, मैं कितनी देर से समझा रहा हूँ आपको। सारा खेल फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है जहाँ पर AD/AS के इक्वल होती है। समझने की कोशिश करेगा। इट रिमेन स्टेबल इट या स्टैटिक, इट इज़ सिचुएशन व्हेन हायर डिमांड फॉल्स टू जनरेट हायर GDP ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, हायर डिमांड फेल्स टू जनरेट हायर GDP ऑफ द इकोनॉमी। दिस इज़ बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड, देर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्यू से ज़्यादा हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते। मान लीजिए डिमांड और बढ़ गई, मान लीजिए और डिमांड बढ़ती चली जा रही है कंटिन्यूसली। यहाँ पर देखिए डिमांड है, बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट डिमांड बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए डिमांड अभी बताया मैंने आपको 100 की जगह 150 की हो जाएगी, तो हम कैसे फुलफ़िल करेंगे? हमारी कैपेसिटी कितने की है? सिर्फ 100 की। तो डिमांड अगर मान लीजिए फेल्स टू जनरेट हायर GDP, डिमांड बढ़ने के कारण GDP नहीं बढ़ सकता। क्यू से ज़्यादा नहीं जा सकते हम लोग, देख लीजिएगा आप, क्यू से ज़्यादा नहीं जा सकते। यहाँ भी क्यू, दोनों डायग्राम को एक साथ लेके चल रहा हूँ, दोनों डायग्राम में से कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं आप। यहाँ मैंने एक्सेस डिमांड को सही किया है या सिर्फ एक्सेस डिमांड सही किया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्यू से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारी कैपेसिटी क्या है? क्यू तक ही है, यहाँ पर भी क्यू तक ही है। तो देखिए इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई GDP हमेशा कांस्टेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। यहाँ पर ओवरफुल है तो हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे इसको, तो ये भी एक पॉइंट के लिए ओवरफुल ही है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शो दैट इक्विलिब्रियम GDP रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पर OQ से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हम लोग। एट नेट फुल एम्प्लॉयमेंट इवन व्हेन एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट फ्रॉम AD फुल टू ADP। तो मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास AD फुल मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज फुल्ली तरह से यूटिलाइज हो गए। तो थोड़े पॉइंट के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर पहुँच गए, थोड़े पॉइंट के लिए देखो ऐसे हम E1 पे पहुँच गए, ये E पे पहुँच गए, सिंपल सी बात है। बट हमारी कैपेसिटी कहाँ तक है? क्यू तक ही है, क्यू से ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर GDP क्या है? स्टैटिक है, कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ सकता। द फैक्ट दैट द एक्सेस डिमांड लेड टू राइज इन जनरल प्राइस। तो दिमाग लगाओ कि भाई 100 की डिमांड है मान लीजिए, तो हमने 100 फुलफ़िल कर दी, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमने फुलफ़िल कर दी। बट 120 की डिमांड आ गई, तो हम क्या करेंगे? इसी आउटपुट को याद करो, आप लोगों को मैंने बताया था सारा खेल प्राइजेस का होता है। P0 इंटू Q0, आंसर क्या आएगा बताइए? रियल GDP आएगा। अगर मैं करता हूँ P1 इंटू Q0, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में? आंसर क्या आएगा? सारा खेल प्राइजेस का होता है, ठीक है। तो रीज़न भी यहाँ पर सारा खेल प्राइजेस का होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? वो नॉमिनल GDP। बट यहाँ GDP हमारे पास देखो दोनों कंडीशन में कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई हमारा आउटपुट यहाँ कांस्टेंट है, आउटपुट हमारा नहीं बढ़ सकता क्योंकि हम लोग कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो मान लीजिए ये रियल GDP आ गया, अब प्राइजेस बढ़ेंगी, इसी GDP को, इसी पुराने आउटपुट को हम किस प्राइस पे बेचेंगे? महंगी प्राइजेस पे। ऑब्वियसली बात है, मान लो 100 से 120 की डिमांड आ गई, 100 से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो मान लो ये 5 रुपये में बिक रहा था, सिंपल देखिए, ये 5 रुपये में बिक रहा था, तो अभी 7 रुपये में बिकेगा। इसी चीज़ को हम 7 रुपये में बेचेंगे। तो ये मैं आपको समझाने का P0 इंटू Q0, तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगी। आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, प्राइजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सारा खेल किसका होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का। तो ओवरफुल से हम वापस से किस पे आ जाएंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट। ये दूसरा कॉन्सिक्वेंस आएगा अपना स्टैटिक GDP। मतलब फिर से समझा रहा हूँ, OQ से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मान लो डिमांड ज़्यादा हो गई, अभी दिख रहा होगा आपको इन्फ्लेशनरी गैप है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई क्या कम है। यहाँ पर भी देखिए सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो Q से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, Q हमारी लास्ट लिमिट है। तो आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट नहीं बढ़ सकता है क्योंकि हम कैपेसिटी पे ही काम कर रहे हैं, एक्सेस कैपेसिटी से बाहर नहीं जा सकते। आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरा कॉन्सिक्वेंस ही आ जाएगा हमारे पास, दिस इज नोन एज स्टैटिक GDP। तीसरा आएगा, अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड बढ़ती रही, तीसरा कौन सा बता देता हूँ मैं, तीसरा कॉन्सिक्वेंस आपका
ये रिमूव कर देता हूँ मैं। तीसरा कॉन्सिक्वेंस आएगा आपका थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर से समझा रहा हूँ, स्टैटिक जीडीपी में आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, प्राइजेस ही बढ़ेंगी। तीसरा है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल। स्पाइरल मतलब जाल। देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर कैपेसिटी से ज़्यादा हम नहीं काम कर सकते, डिमांड बढ़ी जा रही है। देखो अब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है। तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेज प्राइस स्पाइरल। क्या होता है, प्राइजेस कैच वेजेस एंड वेजेस कैच प्राइजेस। बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। प्राइजेस कैच पर यहाँ पर हम वेजेस ले लेते हैं, वेजेस कैच प्राइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्राइजेस कैच वेजेस। कैसे भाई, दिमाग लगाइए, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है रेट बढ़ गई मार्केट में, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब जब रेट बढ़ गई है मार्केट में, तो क्या लेबर्स को सस्ते में 2 स्क्वायर मील्स दाल रोटी मिल पाएगी? नहीं। दे विल डिमांड मोर वेजेस, तो वेजेस हाई। और किसकी वजह से वेजेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में प्राइजेस बढ़ रही हैं। किसकी वजह से बढ़ रही हैं? एक्सेस डिमांड की वजह से। दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर भी एक्सेस डिमांड हो रही है, यहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा है, किससे? सप्लाई से। तो एक्सेस डिमांड की वजह से देखिए प्राइजेस बढ़ रही हैं, और प्राइजेस बढ़ रही हैं तो लेबर भी क्या करेगी? ज़्यादा डिमांड करेगी वेजेस की। जब वेजेस की डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर क्या सस्ते में बनाएगा चीज़ें? नहीं, वो भी क्या करेगा? प्राइजेस बढ़ा देगा। तो वेजेस की बढ़ने से प्राइजेस बढ़ेंगे, और प्राइजेस के बढ़ने से फिर से वेजेस बढ़ेंगे। तो एक जाल चलता रहेगा, एक ट्रैप क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। दिस इज़ नोन एज वेज प्राइस स्पाइरल। और ये किसकी वजह से है? एक्सेस डिमांड की वजह से। तीसरा कॉन्सिक्वेंस फिर समझा देता हूँ कि डिमांड, देखिए आउटपुट फिर से कांस्टेंट है, कई बार बता दिया है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा। OQ से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हम OQ से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो अब आउटपुट को नहीं बढ़ा सकते, तो सेम आउटपुट को हम ज़्यादा प्राइस पे बेचेंगे। अभी समझा है, 100 आर्टिकल थे, 5 रुपये में बिक रहे थे, अब डिमांड 120 की आ गई, कर ही नहीं सकते फुलफिल, तो इसी को हम किस पे बेचेंगे? 7 रुपये पे। प्रोड्यूसर कभी लॉस में नहीं जाता, तो ये ध्यान में रखिएगा। वेजेस कैच प्राइजेस एंड प्राइजेस कैच वेजेस। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना, एक्सेस डिमांड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वेज अर्नर्स दे विल डिमांड हायर वेजेस। वेजेस ज़्यादा डिमांड करेंगे तो वापस से प्रोड्यूसर को कम कॉस्ट पे नहीं, ज़्यादा कॉस्ट पे चीज़ें बनानी पड़ेंगी। और अभी हो रहा है जो हमारी सिचुएशन पे, यही चल रहा है। डिमांड बढ़ रही है, धीरे धीरे चीज़ें कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जो 10 रुपये की मिल रही थी 15 रुपये की हो रही है। आउटपुट वही है, आउटपुट की कैपेसिटी वही है इकनॉमी में, बट प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो यही चीज़ है, इसकी वजह से प्राइजेस बढ़ेंगे तो फिर से वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक स्पायरल क्रिएट हो जाएगा। तो तीसरा कॉन्सिक्वेंस भी आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ वेज प्राइस स्पायरल। चौथा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों में है। डेफिशिएंट डिमांड में लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? भाई डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, आप एक्सेस में बना के रख देंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा? पाइल अप हो जाएगा। यहाँ पर भी डिफरेंट है, डिमांड 100 से 120 की हो गई, हमारी कैपेसिटी कितनी है? 100 इजकल टू 100। दिख रहा होगा आपको ई पॉइंट पे, हमारी मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो हमको फुल पे आना है। तो कैपेसिटी से ज़्यादा तो बना नहीं सकते हम लोग, क्यू से ज़्यादा तो बना नहीं सकते, तो क्या करो, इसी डिमांड को कम कर दो जिससे वो इक्विलिब्रियम तो आए कम से कम। तो 100 इजकल टू 100 है, और मान लो डिमांड 120 की हो गई, तो हम कितनी सेटल नहीं कर पा रहे हैं? डिमांड 20 सेटल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम 120 प्रोड्यूस कर रहे होते तो 20 का और प्रॉफिट कमा रहे होते। तो फिर मैं बता रहा हूँ, लाइक डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज लॉस्ट बिकॉज गोइंग टू द लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। क्यू से ज़्यादा नहीं बना सकते हम लोग, यहाँ सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हम, कैपेसिटी तक ही काम कर सकते हैं। द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाईज, इन अदर वर्ड देयर इज लॉस ऑफ प्रॉफिट गोइंग टू द अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। समझ में आ रहा होगा आपको? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्यू से ज़्यादा हम जा नहीं सकते। यहाँ पर भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्यू से ज़्यादा जा नहीं सकते, इसलिए सप्लाई बढ़ेगी नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? हम 20 की डिमांड को सेटल नहीं कर पा रहे, तो 20 की डिमांड सेटल पर नहीं कर पा रहे, तो हमको क्या हो रहा है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। डेफिशिएंट डिमांड में भी देखिए कुछ ऐसा ही है। डेफिशिएंट डिमांड का अगर हम देखें
तो देखिए ये डायग्राम है। अब डिमांड बढ़ा दी हमने, फिर से बना देता हूँ आपके सामने। ये देखिए, दिस इज़ AS, दिस इज़ AD, AD डैश, ये बन जाएगा अंडर और ये बन जाएगा फुल। तो यहाँ फुल पे जाना है, यहाँ ओवरफुल से हमको फुल पे आना है, यहाँ ओवरफुल से फुल पे आना है। डायग्राम का ध्यान रखना, ये हो जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो ये भी सिचुएशन नेगेटिव है, ये भी ज़्यादा टाइम के लिए सही नहीं है। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमी में, और वो बैलेंस तभी आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा हमारे देश में। तो चारों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अब इसके देख लेते हैं भाई कैसे इसको मेजर्स इसके सही करें। डेफिशिएंट डिमांड तो हमने सही कर लिए थे, अब हम एक्सेस डिमांड का भी देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सेस डिमांड को हम सही करें कि जिससे वापस से E से S पॉइंट पे आ जाएं। तो देखते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा भाई, एक्सेस डिमांड को सही करना है, कैपेसिटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ ओवरफुल, हमको फुल पे आना है, तो डिमांड कम कर दीजिएगा, नीचे बना दीजिएगा इसको। Q1 पे आ गए, Q1 ले लेते हैं। E से आ गया हमारे पास S, तो ये हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। तो हमको E से S पे आना है। तो ऑब्वियसली बात है, दो मेजर बताए थे आपको मैंने, फिस्कल और मॉनेटरी। फिस्कल में क्या करना है हमको, ऑब्वियसली बात है, फिस्कल क्या कर रहा है, वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो भी सरकार खर्चा कर रही थी पहले, किन चीज़ों पे बताइए भाई, बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, हॉस्पिटल्स, इनको बनाने में अब थोड़ा कम कर देगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगा। सब्सिडीज देना थोड़ा कम कर देगी। तो ये सारे केस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हम बार बार इसको चीज़ों को चेंज करके भी कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या आती है भाई, टैक्सेस को हम लोग बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, पब्लिक बोरिंग, पब्लिक डेब्ट, लोगों से बोरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, पब्लिक बोरिंग बढ़ जाएगी। ये फिस्कल, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, बढ़ जाएगी। उसके बाद चौथा केस हो जाएगा हमारे पास, बोरिंग फ्रॉम द RBI कम हो जाएगी, लोन लेना बंद कर देगी गवर्नमेंट RBI से, RBI रिड्यूसेस। और आपको पता ही है CRR बढ़ जाएगा, SLR बढ़े, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा। अब सबसे ज़्यादा बैंक को होल्ड करना पड़ेगा कैश रिजर्व्स, जहाँ 1000 में से पहले 4% रखती तो 5% रखेगा। CRR बढ़ेगी तो मनी सप्लाई घटेगी। SLR बढ़ेगा मतलब अब पहले 18 kg रख रही थी गोल्ड, कैश गोल्ड, अब 20 kg हो जाएगा। तो ज़्यादा गोल्ड किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक कम मनी सप्लाई कर पाएगी, ऑब्वियसली बात है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का बताइए भाई, डिमांड बढ़ानी है कम, फुल एम्प्लॉयमेंट लाना है, तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी सेल करेगी, परचेस करेंगी, और इसी बात है, पहले परचेस करी थी डिमांड को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। RBI का पैसा इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया था, अब RBI क्या करेगी, अपनी सिक्योरिटी ऑक्शन मार्केट में सेल कर देगी। तो जैसी सेल करेगी, पब्लिक का पैसा कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा और डिमांड घट जाएगी, क्योंकि अब सारा का सारा पब्लिक का पैसा RBI के पास चला गया। वही है, मॉरल सुएशन, प्रेशर जनरेट हो जाएगा, जब डिमांड बढ़े ही हो तो मनी सप्लाई थोड़ी चीप बनाएंगे, डियर बनाएंगे, डियर मनी बना देंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, अब हर तरह से लोन नहीं मिलेगा हर चीज़ों पे। पहले हम लोग प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए दे देते, अनप्रोडक्टिव के लिए दे रहे, तब सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए देंगे लोन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे पास, क्लियर है। ये ध्यान में रखना। डिफ्लेशनरी गैप वही होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। इन्फ्लेशन गैप पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी को बोला जाता है मनी पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी को बोला जाता है फाइनेंशियल पॉलिसी। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान रखना है चीज़ का, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप देखिएगा ध्यान से। डिफ्लेशनरी गैप भी बता देता हूँ, ये हमारे लिए कौन सा है, दिस इज़ इन्फ्लेशनरी गैप,
यहाँ डिमांड ज़्यादा है, दिख रहा होगा आपको एरिया, एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। सप्लाई ऊपर बनी हुई है, डिमांड ऊपर बनी हुई है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये एएस है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब इसी के जस्ट सामने बनाते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये एडी ओरिजिनल, ये ई, ये क्यू, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, एडी डैश कर देते हैं, तो ये बन जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट और ये बन जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। और अंदर वाला जो एरिया क्या बन जाएगा, ये डिफ्लेशनरी गैप, ये बन जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। देखिएगा, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। यहाँ देखिएगा, डिमांड ज़्यादा है नहीं, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। ये ओरिजिनल वाला देखना। तो ये जो एरिया है, ई पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और जो शेडेड एरिया दिख रहा है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, डिफ्लेशनरी गैप। तो देखिए, इन्फ्लेशन गैप वही है जहाँ पर एक्सेस ऑफ डिमांड ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्स मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है, और इन्फ्लेशन गैप वो होता है जहाँ पर डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सप्लाई। फुल एम्प्लॉयमेंट से जो चीज़ ऊपर होती है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। दिस इज़ ओवरफुल। क्लियर है? यहाँ देखिएगा, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। डिफरेंशियल गैप वही चीज़ होती है, इट इज़ सिचुएशन विच इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रहा है, एल एम एन, एल पे आ रहा है, ई से किस पे जाएंगे, एल पे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से जो चीज़ कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। डिफ्लेशन गैप ये है जहाँ सप्लाई ज़्यादा है किससे, डिमांड से। वापस से बता रहा हूँ, इट इज़ सिचुएशन, इट इज़ द डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए यहाँ आएंगे, तो उससे पहले देखो, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड क्या है, कम। ये ध्यान में रखना है, ओरिजिनल एडी, ये डिफ्लेशनरी गैप होता है। इट अकर्स, इन्फ्लेशनरी का बता रहा हूँ, इट अकर्स व्हेन एडी इज़ ग्रेटर देन एएस। सिंपल सी बात है, एडी ज़्यादा बड़ी है किससे, एएस से। यहाँ पर है एएस ज़्यादा ऊपर है किससे, एडी से। लेवल आउटपुट इज़ कांस्टेंट, बताया था क्यू इन्फ्लेशनरी गैप में आउटपुट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और लेवल आउटपुट लेस देन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आ रहा है, एल पर या एन पर, और हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, क्यू पर। तो इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि हम पहले क्यू पे काम कर रहे थे, हम एन पे चले गए। हमारी कैपेसिटी 200 मोटरसाइकिल की भी है, भी बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, यहाँ आउटपुट को हम बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखना। देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, पहली इकोनॉमी ओवरफुल पे काम कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं इकोनॉमी में ना, या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, ओवरफुल पे ही है। यहाँ पर देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये रहा, दिस इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। हमको जाना किस पे, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर अंडर और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। ये दोनों का बेसिक केस है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो ये दोनों इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप है। यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप मैं कई बार बता चुका हूँ, वही है जहाँ पर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है किससे, डिमांड से। ठीक है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, क्योंकि हम ई पे काम कर रहे हैं, क्यू पे काम कर रहे हैं, एन पे जाना है हमें। क्लियर है? दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेस डिमांड।